नमस्कार विद्यार्थियों, आपके अपने YouTube चैनल आरपी कटारिया पर एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रश्नावली 5.3 के बारे में। प्रश्न संख्या 3 तक पिछले वीडियोज में बात हो चुकी है। आज यहाँ प्रश्न संख्या 4 से हम बात करने वाले हैं। तो देखिए, प्रश्न संख्या जो 4 है वह इस प्रकार से है कि 636 से योग प्राप्त करने के लिए AP 9, 17, 25 के कितने पद लेने चाहिए। तो ये 636 जो है ये योग है, तो हमें ये समझना है कि योग का मतलब SN। तो ये जो 636 है ये किसका मान है, SN का। आगे यहाँ AP दी गई है, तो इस AP से अपने को A मिल सकता है और D मिल सकता है। तो A का मान हम यहाँ से लिख सकते हैं 9। यदि D का मान निकालेंगे तो D का फॉर्मूला है A2 - A1। यहाँ पर A2 का मान 17 है, A1 का मान 9, तो इसको सरल करेंगे तो 8 आ जाएगा। आगे पूछा कितने पद। जब भी किसी प्रश्न में ऐसा पूछा जाए कितने पद, इसका मतलब ये कह रहा है कि n का मान क्या है। तो ये ध्यान रखना होगा कि प्रश्न में यदि ये कहा गया है कि कितने पद, इसका मतलब n का मान हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ जो भी हमने लिखा है उसमें SN एक ऐसी चीज़ है जिसका कोई न कोई फॉर्मूला होता है। तो हम SN का फॉर्मूला लिखेंगे, SN बराबर n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू D। यहाँ से स्टार्ट कीजिए, जिसका मान आपके पास में सबका मान रख दो, जिसका नहीं है उसका मान आ जाएगा। SN का मान 636, N का मान नहीं है, 2 इंटू A का मान 9 प्लस N का मान नहीं गुणा D का मान 8 है। 636 बराबर n/2, 2 को यहाँ गुणा करेंगे 9 से तो ये हो गया 18। यहाँ जो 8 है, इस 8 को इन दोनों से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि n का मान हमारे पास में ज्ञात नहीं है, तो ये इसमें से घट नहीं रहा है। तो ये 8 यहाँ दोनों से गुणा हो जाएगा, ये हो जाएगा 8n माइनस 8 को जब 1 से गुणा करेंगे तो ये 8। इसके बाद में देखिए, ये तो 636 है ही अपने पास में। इसके बाद आगे n/2, इस ब्रैकेट के अंदर देखिए 18 और ये जो 8 है ये दोनों ही अचर पद है। अचर का मतलब इसमें कोई अज्ञात राशि नहीं है। तो 18 के साथ -8 सरल हो जाएगा, 18 में से 8 घट रहा है तो ये हो जाएगा 10 प्लस n का केवल एक ही पद है। देखो n वाला पद यही है और कोई n का पद नहीं है, तो ये ऐसा कैसा रहेगा। इसकी नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, बटे में ये जो 2 आ रहा है यहाँ, इसको हम काटना चाहते हैं। इसके लिए क्या करना होगा, यहाँ से अपन 2 कॉमन ले लेंगे। 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ आएगा 5 और यहाँ आएगा प्लस 4n। 2 का भाग लगाने के बाद ये आ जाएगा, ये लो 2 से 2 कट गया, 636 बराबर यहाँ n बचा हुआ है, इस n को इन दोनों से गुणा करेंगे तो n यहाँ गुणा होगा तो 5n, यहाँ n को गुणा करेंगे तो 1 पावर यहाँ पर है, 1 पावर यहाँ पर है, तो n की 2 पावर हो जाएगी। यहाँ एक द्विघात समीकरण बनता हुआ नजर आ रहा है, एक द्विघात समीकरण। तो क्या करना होगा, इनको तो मैं ऐसा कैसा लिख देता हूँ, 4 की पावर n प्लस 5n, इनको ऐसा कैसा लिख देता हूँ। और इसका कर रहा हूँ पक्षांतरण, जिसका पक्षांतरण करते हैं उसका चिन्ह बदल जाएगा। जब ये पक्षांतरण होकर के इनके साथ आ जाएगा तो इधर कुछ नहीं बचेगा, इसका मतलब बराबर में 0 बचेगा। और ये हो गया आपका एक द्विघात समीकरण। ठीक। अब द्विघात समीकरणों को हल करने के लिए आपको पता है कि 2-3 विधियां हैं, गुणनखंड विधि, पूर्ण वर्ग विधि, धराचार्य सूत्र।
यदि गुणनखंड हो सके तो हम गुणनखंड से करेंगे, अन्यथा दूसरी विधि का प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए पहला पद ऐसा कैसा, ये माइनस का 636 है, इसको भी ऐसा कैसा लिखेंगे। इस पहले पद को इससे गुणा करके देखो कितना आएगा। इसको जब यहाँ गुणा करेंगे तो 6 4 24, 3 4 12 और 2 14, 6 4 24 और 1 25, ये आएगा माइनस में। तो हमें इसके गुणनखंड करने हैं 2544 के, तो इसके बड़ी संख्या होने के कारण इसके गुणनखंड करना थोड़ा सा जटिल काम है। उसके लिए अपन एक तरीका अपना सकते हैं अभाज्य गुणनखंड वाला, इसका अभाज्य गुणनखंड का। तो ये जो 2544 है इसके अभाज्य गुणनखंड करके देख लो। 2 का भाग जैसे यहाँ जाएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 7 14, 2 दूनी 4, फिर 2 का भाग जाएगा 2 6 12, 2 3 6, 2 6 12, फिर 2 का भाग जाएगा 2 3 6, 2 एकम 2, 2 8 16, फिर 2 का भाग लगाएंगे 2 एकम 2, 2 5 10, 2 8 16, फिर 2 का भाग जाएगा 2 7 14, 2 8 16, फिर 2 का भाग जाएगा 2 3 6, 2 9 18, फिर 2 का भाग जाएगा नहीं जाएगा, अब 2 का भाग नहीं जाएगा, अब इसमें भाग जाएगा 3 का, 3 एकम 3, 3 3 9, अब 13 में तो 13 का ही भाग जाएगा। तो इनको यदि अपन गुणा करते हैं तो ये 39 हो रहा है, और बाकी जो संख्याएं हैं इनको गुणा करते हैं तो कितना आ रहा है चेक करके देखो एक बार। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। 64 को यदि हम लोग 39 के साथ में अंतर देखेंगे तो हमारे पास में ये 5n नहीं आता है, क्योंकि अपने को ऐसा सिस्टम देखना पड़ेगा कि जिसकी वजह से हमारे पास में ये अंतर 5 आ जाना चाहिए। इसके लिए यहाँ सेटिंग करनी पड़ेगी, थोड़ा देखना पड़ेगा कि किसको गुणा करने पर हो सकता है। एक बार अपन ऐसा करते हैं, यहाँ से लाकर यहाँ तक इसको गुणा कर लेते हैं, तो आपको पता है ये 16 हो जाएगा, 16 को 3 से गुणा करेंगे 48, और यहाँ आ रहा है 13 और ये 4 52, 13 को अपन 4 से गुणा करें 52 हो गया। तो इसका अंतर ये ज्ञात करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है या नहीं है। तो ऐसी स्थिति में अपने को ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। गुणनखंड तो हालांकि यहाँ हम सेट कर देंगे, लेकिन ये सबके बस की बात नहीं होगी, इसलिए हम इसको श्रीधराचार्य सूत्र से हल कर सकते हैं। और श्रीधराचार्य सूत्र क्या था वो हम बताएंगे आपको, लेकिन उससे पहले हमें ABC इसका मान लिखना होगा। किसका मान? ABC का। तो देखो यहाँ ये जो 4 है ये A का मान है, और ये जो 5 है ये B का मान है, और आगे जो आ रहा है ये C का मान है। ठीक है, अब देखिए यहाँ तक तो हम पहुँच गए, ये हम समझ ही गए। अब यहाँ क्या करना होगा, धराचार्य सूत्र लगाना पड़ेगा। धराचार्य सूत्र 4 की जो आपकी प्रश्नावली है, या यूँ कहें 4 का जो चैप्टर है द्विघात समीकरण, वहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा। उस पूरे चैप्टर की वीडियो आपके अपने YouTube चैनल आरपी कटारिया पर उपलब्ध है, आप वहाँ जाकर के उनको देख सकते हो। यदि अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा। अब देखो यहाँ पर अज्ञात राशि n है, तो इसलिए n के बराबर में वो सूत्र लिखा जाएगा। सूत्र ये होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a, माइनस b का मान यहाँ दिया गया है 5, प्लस माइनस अंडर रूट ये 5 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा a का मान भी 4 है, गुणा c का मान कितना है -636 बटे 2 इंटू a का मान यहाँ 4 है। आगे देखो -5 प्लस माइनस, इनको सरल करेंगे तो 5 का वर्ग तो 25, जब इन तीनों को गुणा करेंगे तो यहाँ माइनस आ रहा है, वो माइनस पहले इस माइनस को प्लस बनाएगा।
4 को 4 से गुणा कर दो 16, 16 को यहाँ गुणा करो, 16 6 96 हासिल 9, 16 3 48 और 9 57 हासिल 5, 16 6 96, 96 और 5 101, ये आ रहा है। ठीक है, बटे ये हो गया 8, -5 प्लस माइनस अंडर रूट, ये दोनों जुड़ेंगे तो जोड़ेंगे तो 5 इसमें जुड़ेगा 11, 7 और 2 9 और 1 10 और यहाँ 2, ये हो गया बटे 8। अब इसका वर्गमूल निकालना है, 10,201 का वर्गमूल निकालने का आसान तरीका आप समझ लीजिए। अभाज्य गुणनखंड यदि आपको आते हैं तो हम कर सकते हैं। इसमें 2 का भाग तो जाएगा नहीं, 3 का भी नहीं जाएगा। अब देखो लास्ट में विषम संख्या है, इसका मतलब विषम का ही जाएगा, 7 का जा सकता है। तो 7 का चेक करने का नियम क्या है, 7 का नियम बता दूं मैं, इसका डबल करके इसमें से घटा दो, किसमें से, इस 1 का डबल करके बाकी की जो संख्या उसमें से घटा दो, 1018 आएगा। फिर इसका डबल करके फिर और घटा दो, तो यहाँ यदि 16 घटाएंगे तो ये 5 बच जाएगा और ये हो जाएगा 85। फिर इसका डबल करके इसमें से घटाएंगे तो इसमें 7 का भाग नहीं जा रहा है। ठीक है, अब ऐसे अगर भाग लगाते रहेंगे तो कितना टाइम लगाएंगे, काफ़ी टाइम हो जाएगा। तो इसमें इसका अनुमान विधि से इसको हल कर लेंगे। अनुमान विधि क्या होती है, जैसे इसमें 2 तो पूरे पूरे जोड़े बन रहे हैं, इसका मतलब इसके वर्गमूल, एक जोड़ा ये बन रहा है 1 का, तो इसके वर्गमूल में कम से कम 3 अंक आएंगे। हो सकता है ये 101 का ही वर्ग हो। कैसे पता चला, लास्ट में 1 है तो ये किसका वर्ग है, 1 का, बीच में लिख दो 0। फिर ये देखो कि ये लास्ट वाला जो जोड़ा आ रहा है वो किसका वर्ग है, 1 का ही वर्ग है। अब 101 को जब यहाँ गुणा करोगे आप 101 से तो ये आ जाएगा, इसका मतलब इसका वर्गमूल कितना है, इसका वर्गमूल है 101 बटे 8। अब अपने को एक बार धनात्मक चिन्ह लेना पड़ेगा, एक बार ऋणात्मक चिन्ह लेना पड़ेगा। तो देखिए इसके बाद में पर्सन लेंथ ही जरूर बन गया। पहले शुरुआत में जब हम देख रहे थे तो लग रहा था कि बड़ा आसान है, लेकिन आसान है नहीं, क्योंकि काम थोड़ा ज़्यादा है। तो धनात्मक चिन्ह, धनात्मक का मतलब क्या है, जहाँ प्लस माइनस है उसको प्लस लिखना है। तो ये n के बराबर है, n बराबर -5 प्लस यह है 101 बटे 8। 101 में से जब 5 घटेगा तो 96 आ गया बटे 8, और 96 में जब 8 का भाग लगाएंगे तो 12 आएगा। जब अपन ऋणात्मक चिन्ह लेंगे तो n का मान क्या होगा, यहाँ पर प्लस माइनस है उसको माइनस लिख देंगे, तो -5 -101 बटे 8। दोनों संख्याएं एक जैसे निशान के तो ये जुड़ जाती हैं और उत्तर माइनस में ही आएगा, 106 बटे 8। इसको सरल करेंगे, 2 का भाग लगा करके, 2 5 10, 2 3 6 बटे 4। इससे ज़्यादा ये सरल नहीं हो पाता है। और हम जानते हैं कि n का मान कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता, दशमलव में नहीं हो सकता, बटे में नहीं हो सकता। तो ये जो मान है ये n का मान संभव नहीं है, n का मान संभव नहीं है। तो केवल n का मान कितना हो गया, 12। n का मान कितना हो गया, 12 हो गया। तो ये आपका n का मान है, ये आपका फाइनल उत्तर है। ऐसे इस प्रश्न का उत्तर हम निकालेंगे। ठीक है, चलिए, हमें लगा कि प्रश्न संख्या 4 ठीक है। हाँ बिल्कुल ठीक है, लेकिन काम थोड़ा सा लंबा है तो है भाई, करना पड़ेगा। अब प्रश्न संख्या 5 की बात करेंगे हम। प्रश्न संख्या जो 5 है उसमें लिखा हुआ है किसी एपी का प्रथम पद 5, किसी एपी का प्रथम पद 5 और अंतिम पद 45
और योग 400 है। तो पदों की संख्या और सार व अंतर ज्ञात कीजिए। तो पदों की संख्या और सार व अंतर ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि हमें क्या क्या दिया गया है, बाद में हम देखेंगे क्या पूछा गया है। ठीक है, तो देखो एपी का प्रथम पद 5 है। प्रथम पद का मतलब ए का मान 5 है। अंतिम पद का मतलब होता है ए एन, और उसका मान दे रखा है 45। आगे बोल रहे योग, कभी भी योग बोला जाए तो वो एस एन का मान है, इसका मान है 400। तो जो दिया गया वो तो हम समझ गए। पूछा क्या गया, पदों की संख्या। पदों की संख्या का मतलब होता है एन, एक तो एन का मान पूछा गया। फिर कह रहा है सार व अंतर, सार व अंतर का मतलब डी, इन दोनों का मान हमसे पूछा गया। करना क्या होगा, यहाँ जो भी हमने लिखा है उसमें ए एन का हम सूत्र जानते हैं, एस एन का भी सूत्र जानते हैं। तो जिसका सूत्र आप जानते हो उसका सूत्र लिख दो और उसको हल कर लो। जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे मान आ जाएगा। सबसे पहले हम ए एन का सूत्र लिखते हैं। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ ए एन का मान हमारे पास में 45 है, तो लिख दो 45। ए का मान है 5 प्लस एन का मान भी नहीं है और डी का मान भी नहीं है। देखो यहाँ तो पूछा गया एन और डी, इनका मान नहीं मिलेगा, कोई बात नहीं। इस 5 का इधर पक्षांतरण कर दो, तो ये हो गया 45 माइनस 5, इधर बच गया एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ कितना बच गया 40, तो इसके बराबर में 40 आएगा। इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ कि एन माइनस 1 इंटू डी जो यहाँ लिखा हुआ है, इसके बराबर में जब इसको सरल करेंगे तो कितना आएगा 40। एन का मान भी नहीं है, डी का मान भी नहीं है, तो एक बार इसको ऐसा कैसा छोड़ दो। अभी हमारे पास में एस एन बचा हुआ है, तो एस एन का ऐसा फॉर्मूला लगा दो जो छोटा हो, जिसमें ए एन की ज़रूरत पड़ती है। ए एन हमारे पास में है, तो छोटे वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अब कई विद्यार्थी ये सोच रहे हैं सर कि हम बड़े वाला फॉर्मूला लगा दे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो भी हो जाएगा। एस एन का मान है 400, एन का मान नहीं है, तो ये n बटे 2। ए का मान है कितना 5 प्लस एल का मतलब क्या है, जो ए एन होता है वही एल होता है, जो ए एन है वही एल है। तो ये है 45। 400 बराबर n बटे 2 गुणा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो गया 50, और 2 का भाग जब 50 में लगाएंगे तो ये हो गया 25। हम तो n का मान निकालना चाहते हैं, तो ये गुणा में जो 25 है वो इसके बटे में आएगा। ये जो 25 है वो यहाँ बटे में आ जाएगा, बराबर में n है ही। 25 का भाग यहाँ लगा दो। 25 का भाग नहीं लगाना था तो 5 के पहाड़े से काट सकते हैं। 5 का भाग यहाँ 5 बार जाएगा, इसमें 8 बार, ये 0। फिर 5 का भाग फिर लगाएंगे तो 5 जगह 5, 5 6 30, 16 आ जाएगा। तो n का मान हो गया 16। ये हो गया आपका n का मान। तो एक तो n का मान पूछा गया था, n तो आ गया, अभी d नहीं आया। तो d का मान निकालने के लिए अभी समीकरण नंबर 1 हमारे पास में बचा हुआ है। समीकरण नंबर 1 को हमने हल नहीं किया है आगे, तो n का मान समीकरण नंबर 1 में लिख दो और वहाँ से d का मान आ जाएगा। n का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर जहाँ n है वहाँ 16 लिखो। 16 माइनस 1, आगे ये d है ही, बराबर में 40 है। ये इसमें से घटेगा तो ये हो गया 15d बराबर 40। d का मान निकालेंगे तो 40 बटे 15। 5 के पाठे से ये कट सकता है,
5 8 40, 5 3 15। तो यहाँ 8/3 इसके बाद में आगे सरल नहीं होगा। और यही आपके प्रश्न में पूछा गया था कि पदों की संख्या का मतलब n का मान क्या होगा, n का मान 16 होगा। सार्वअंतर का मतलब d का मान 8/3। तो ये प्रश्न संख्या 5।